हेलो एवरीवन। अभी तक के अपने वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को समझा एंड उनके क्वेश्चंस किए, बट एवरीथिंग वाज विदाउट एडजस्टमेंट टिल नाउ। आज हम क्या सीखने वाले हैं? कुछ एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट्स आज नहीं सीखेंगे, वाई? बिकॉज एक तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, प्लस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ का होने वाला है, लाइफ का, नॉट जस्ट दिस क्लास, क्योंकि इट्स गोइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर यू। और आगे अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या इवन इन कॉलेज, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को रट कर जाना चाहते हैं। रट के मे बी आपका ये क्लास पास हो जाए, लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए प्लीज़ आप इंश्योर करिए कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल में बता रही हूँ वो सब कुछ आप समझें प्रॉपरली। टाइम दे के अभी टाइम दे लोगे तो बाद में ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें उतना कुछ है नहीं, यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर लॉजिक। जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको अप्लाई करना है एंड चीज़ों को समझते हुए चलना है, और रटना बिल्कुल भी नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। दिस इज श्रेजल, आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। तो अभी तक हमने क्या देखा था? पूरा पूरा विदाउट एडजस्टमेंट्स, और तब तक लाइफ बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स आए कहाँ से बीच में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था? क्या देखते थे हम अभी तक कि एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता था हमको, और वहाँ से हम जो भी आइटम्स दिए रहते थे या तो उससे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते थे या फिर बैलेंस शीट में लेके चले जाते थे, एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। कुछ भी हमें उसमें प्लस माइनस नहीं करना था, सिंपली डेबिट क्रेडिट देख के और उनका जो नेचर है उसको देख के हम क्लासिफाई कर देते थे उसको। बट अभी क्या हो गया? एडजस्टमेंट्स आ गए। तो ये एडजस्टमेंट्स आए क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? तो एक रीजन इसका हो सकता है कि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट को मीट करना चाहते हैं, इस वजह से एडजस्टमेंट हमारी जिंदगी में आ गए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, शॉर्ट में समझाती हूँ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इसकी रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स व्हेन अर्न्ड वेदर रिसीव्ड और नॉट। मतलब क्या कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में मैंने कुछ इनकम कमा ली है, कमा लेने का मतलब क्या है कि मैंने उसके बदले में जो सामने वाला है उसको गुड्स या सर्विसेज दे दी हैं, मेरा काम हो चुका है, मैंने जो जो भी अग्रीमेंट किया था वो काम मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, तो अब मैंने वो इनकम अर्न कर ली। अब उस बंदे ने मुझे वो पैसे दिए या नहीं दिए वो अभी के लिए इररिलेवेंट है, एंड मैं उसको इसी साल की इनकम मान के इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लूंगी। ये है अबाउट इनकम्स। नाउ लेट्स सी एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला गया है। रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। वैसी ही चीज एक्सपेंस के बारे में है कि अगर मैंने कोई एक्सपेंस इनकर कर लिया है, इनकर करने का मतलब क्या है कि जो सामने वाला है उससे मैंने कोई सर्विस या गुड्स ले लिए हैं और अभी तक उसको चाहे पेमेंट कर दिया है या नहीं किया है, दोनों ही केसेस में अगर इस साल मैंने वो गुड्स या सर्विस ली है तो मैं इसी साल उसका पेमेंट भी रिकॉर्ड कर लूंगी अपने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसका वेट नहीं करूंगी कि जब पे करूंगी तब देखा जाएगा, बिकॉज वो होता है कैश सिस्टम में। ओके, अक्रूवल सिस्टम इज ऑल अबाउट कि रिकॉर्ड इट व्हेन इट इज इनकर्ड एंड रिकॉर्ड इट व्हेन इट हैज बीन अर्न्ड। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर समझ गए, लेकिन अभी अब आगे आपको समझाऊंगी कि आखिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से एडजस्टमेंट्स क्यों करने पड़ते हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हम एक दूसरा रीजन समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स करने का। पहला तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, दूसरा है रीजन कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी बुक्स में कोई एंट्रीज करना कंप्लीटली भूल जाते हैं, मतलब वो मिस आउट हो जाती है एंट्री। कोई मशीन खरीदी लेकिन उसको हमने एंट्री करना भूल गया एकदम, तो ईयर एंड पे याद आया तो अब उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, उस कारण एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब बने बनाए कार्यक्रम में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सब कुछ बन के तैयार था, अब बस हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी थी, तब तक पता चला अरे हम मशीन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तब एडजस्टमेंट आता है। और दूसरी चीज, कभी रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन मिस्टेक हो गई कोई, या तो मैंने कोई अमाउंट ही गलत रिकॉर्ड कर लिया, या फिर मैंने कुछ भी ऐसा डेप्रिसिएशन का रेट कुछ लेना था 5% लेना था लेकिन ले लिया 10%, तो अब एडजस्टमेंट तो करके सही करना पड़ेगा मुझे अपनी बुक्स को, तभी मेरा जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे मेरे स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इंटरलिंक करते हैं कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट के कारण क्यों हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ये देखते हैं।
इसके लिए मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए ना इससे पहले, जो सिंपल वाले थे जिसमें सिंपली ट्रायल बैलेंस से उठा के हम वैल्यूज पुट कर देते थे फाइनल अकाउंट्स में, उसमें हमारा एक अनसेट अजम्पशन रहता था। वो अनसेट अजम्पशन क्या था आखिर? पहला तो ये रहता था कि जो भी उस ट्रायल बैलेंस में वैल्यूज दी हुई है ना, वो ही मेरी फाइनल वैल्यू है, इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी मिस आउट नहीं हुआ है, ये एकदम फाइनल वैल्यूज हैं और इसमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहीं पर भी वायलेट नहीं हुआ है, हर जगह अक्रूवल कॉन्सेप्ट मीट हुआ है, ये अज्यूम करके चलते थे और इसीलिए सिंपली वहां से सारी वैल्यूज उठाकर फाइनल अकाउंट्स बनाते थे और बैलेंस शीट मैच भी हो जाती थी। ठीक है, और ये एक ट्रू एंड फेयर व्यू भी दे देता था बिकॉज देयर वाज नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि हाँ हमसे गड़बड़ हो गई या ये चीज़ हमने नहीं लिखी या अक्रूवल कॉन्सेप्ट मीट नहीं हुआ, ये सब चीज़ें थी ही नहीं वहाँ पर। ओके, तो अभी जो नए क्वेश्चंस आएंगे एडजस्टमेंट वाले, उसमें ऐसा क्या नया है, वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का इससे लिंक क्या है वो देखते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर इन लोगों को मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग जानते होंगे, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो, इट्स दीज कैरेक्टर्स आर फ्रॉम अ वेरी फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एंड मैं इनके थ्रू ही आपको ये एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ। तो ये जो है, ये जेठालाल जी हैं, ये एम्प्लॉयर हैं समझ लीजिए, और ये है बाघा, ये उनके एम्प्लॉई हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, सिंपली आप मेरा बस ये एग्जाम्पल सुनिए, आपको चीज़ समझ में आएगी कि विदाउट एडजस्टमेंट में क्या करते थे और अब एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है, ये भी समझाऊंगी आगे। देखिए क्या हुआ कि बाघा ने अपने पूरे 12 मंथ्स काम किया इनके यहाँ पर। ठीक है, पूरा 12 मंथ्स काम किया, अपनी सर्विसेज 12 मंथ्स की दे दी। ईयर एंड पर इन्होंने क्या किया, इनकर तो किया ही था, मैंने आपको बताया इनकर करने का मतलब क्या है कि सर्विस ले ली बाघा से, वो इनकर करना हो गया और पेमेंट भी कर दिया। मान लीजिए 10,000 पर मंथ का इन्होंने इनके अग्रीमेंट में था कि 10,000 पर मंथ हम आपको सैलरी देंगे, और वहीं जेठालाल ने इनको पूरे 12 मंथ्स का सैलरी दे दिया 1,20,000 रुपीज़। तो ये इनकर भी हो गया एंड पेमेंट भी हो गया, तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं ना। जो चीज़ यहाँ पर बनती थी देनी, वही चीज़ मैंने उनको पेमेंट कर दिया, पूरा का पूरा, कोई एडजस्टमेंट बना ही नहीं। तो ये होता था पहले विदाउट एडजस्टमेंट में। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अब ये है बबीता जी। ठीक है, और जेठा जी को एक्चुअली ये बहुत पसंद है और ये आती हैं इनके पास कि मुझे भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर आपका जो शॉप है, जो आपकी बिल्डिंग है, उसमें अगर कोई स्पेस खाली हो तो प्लीज़ आप मुझे वो स्पेस रेंट कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि बिल्डिंग में क्या, आप तो स्पेस कुछ भी ले लीजिए मुझसे, आप दिल ले लीजिए। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है रेंट कर दिया इनको अपना वो जो एम्प्टी जो स्पेस था ऑफिस में, वो रेंट कर दिया और पूरे 12 मंथ्स के लिए इन्होंने अपना काम वहाँ पर किया बबीता जी ने। ठीक है, अब 12 मंथ्स का मतलब पैसा इन्होंने अर्न कर लिया, मतलब अगर इन्होंने पूरे 12 मंथ्स उस स्पेस को यूटिलाइज किया है तो सर्विस तो इन्होंने दे दी पूरी की पूरी, अब 12 मंथ्स का पूरा पैसा इन्होंने अर्न कर लिया है जेठालाल ने। ठीक है, तो और क्या किया बबीता जी ने, मान लीजिए कि 20,000 रुपीज़ का अगर अग्रीमेंट हुआ था कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ की मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, तो इन्होंने इंटू 12 मंथ्स का पूरा पैसा 2,40,000 रुपीज़ जेठा जी को एट द एंड ऑफ द ईयर, धीरे धीरे करके, मतलब पर मंथ का रेंट पूरा एट द एंड 2,40,000 रुपीज़ बन गए इनके और पेमेंट भी हो गया इनको। तो अब इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ क्योंकि जितना बनता था उतना ही पेमेंट हो गया। अब गड़बड़ कहाँ पर होती है, एडजस्टमेंट कहाँ पर हमें करना पड़ता है, जब जेठालाल ने बाघा को 1,20,000 की जगह पर सिर्फ 1,10,000 ही दी हो, यानी कि सिर्फ 11 महीने की सैलरी अगर दी हो ना, तब गड़बड़ हो जाता है मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये वायलेट होने लगता है कि अब मैं 1,10,000 नहीं दिखा सकती अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वाई? बिकॉज मुझे दिखाना है 1,20,000, क्योंकि ये है वो अमाउंट जो इस साल का बनता है, मैंने इतने की सर्विस ली है, इतने का एक्सपेंस इंकर किया है मैंने, और इसीलिए मुझे इतना ही पैसा अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना है। बट क्या करें, पेमेंट तो इतना ही किया है ना, तो वहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो भी
इन दोनों अमाउंट्स के बीच में जो ये गैप आ गया ना 10,000 का, वो ही कहलाएगा एडजस्टमेंट। सिमिलरली इस यहाँ वाले एग्जाम्पल में अगर इन्होंने, मान लीजिए मुझे बबीता जी ने बोला कि मेरे पास, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे, तो इन्होंने इनको रेंट जो है 1 महीने का एडवांस में पे कर दिया, यानी कि 20,000 रुपीज़ और पेमेंट कर दिए। सपोज 2,60,000 पे कर दिए इसी साल में। तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भाई रिसीव तो 2,40,000 ही करने थे ना कि 2,60,000। इस साल के तो 240 ही बनते थे ना, क्योंकि 12 मंथ्स का रेंट बनता था इस साल, क्योंकि मैंने 12 मंथ्स के लिए रेंट किया था उनको। अब दे दिए उन्होंने ज़्यादा, तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट होगा इन दोनों अमाउंट्स के बीच में। जो 20,000 है उसमें, उसी को मैं एंट्री के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। आगे समझेंगे कि कैसे। तो आई होप आपको ये एटलीस्ट समझ में आया होगा कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट जब मेरा गड़बड़ाने लगता है तभी मैं एडजस्टमेंट करती हूँ। और इससे पहले हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि जितना इनकर किया उतना ही पे कर दिया, कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं थी, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मीट हो रहा था। ओके, चलिए अभी आपको बेसिक तो समझ में आया ना कि करते क्यों हैं एडजस्टमेंट आखिर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, यही नहीं समझते कि कर क्यों रहे हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं पहले। देखिए हम ना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला सबसे अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद के जो है ना 3 और एडजस्टमेंट्स, वो ऑलमोस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम ही लगेंगे, तो हम उसमें जल्दी जल्दी मूव ऑन कर लेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे आगे वाले, अगर आपने ये समझ लिया। चलिए देखते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया ही था अभी जेठालाल और बागा वाले एग्जाम्पल में, कि अगर कोई एक्सपेंसेस जेठालाल को पे करने बनते तो थे मगर उसने पेमेंट नहीं किया, तो वहाँ क्रिएट हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए इसको, और बाकी ये 3 चीज़ें ना हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। ओके, चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ईजिली। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, यही है कि सैलरी का अग्रीमेंट हुआ था। मान लीजिए कि 10,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी और सर्विस भी इन्होंने ले ली, सर्विस भी पूरे 12 मंथ्स की जेठालाल ने ले ली। ठीक, अब लेकिन पेमेंट कितना किया, पेमेंट किया एक्चुअली 1,10,000 रुपीज़, यानी कि सिर्फ 11 मंथ्स का ही पेमेंट किया इन्होंने। यहाँ तक समझ में आया, हमारा एग्जाम्पल कह क्या रहा है वो समझ में आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या करना है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर तो इन्होंने पूरा 1,20,000 रुपये पे कर दिया होता तो मेरा जितना इनकर होता उतना ही पे हो जाता, बात ही खत्म हो जाती। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनकर किया है 1,20,000, पे किया है 1,10,000, उसी की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है अभी। ठीक है, चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप एक बना हुआ होगा सैलरी अकाउंट, जो मेरा एक्चुअली अभी बना होगा। वो क्या होगा कि मैंने पेमेंट कितना किया, टू कैश में मैं लिखूंगी कि मैंने 1,10,000 पेमेंट कर दिया है ना, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनी होगी, जब मैंने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,10,000 ही पे किया, तो उतने की ही एंट्री बनी। ये समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या समझनी है यहाँ पर, अब मुझे क्या मालूम है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, यानी कि सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये कहाँ जाकर क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब मुझे अपनी बुक्स में पूरा का पूरा 12 मंथ्स का हिसाब करना है, 11 मंथ्स का नहीं। इनकर किया है 12 मंथ्स का एक्सपेंस, तो 12 मंथ्स का ही मुझे एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो इतना तो मुझे मालूम है कि अगर ये 11 मंथ्स का एक्सपेंस है तो मुझे 1 महीने का एक्सपेंस और दिखाना है, 10,000 रुपीज़ और दिखाने हैं। तो सैलरी को जो है वो 10,000 से यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, इतना मुझे पता है। सैलरी को बढ़ाने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूँगी, सैलरी अकाउंट को और डेबिट कर दूँगी, है ना, राइट। 10,000 रुपीज़ से डेबिट कर दूँगी, जितना मेरा और एक्सपेंस बनता है वो उतने से डेबिट कर दूँगी इसको। ठीक, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक क्रेडिट अकाउंट भी तो होना चाहिए ना। तो
जिससे मैं इसको क्रेडिट कर सकूं। इसके अगेंस्ट मैं क्या लाऊंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये क्या होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट? दिस इज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बागा को, जो अनपेड एम्प्लॉय है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यही मैं ओपन करूंगी जब मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट मीट नहीं कर पा रहा होगा उस वक्त। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अभी मेरा क्या होगा, ये जो चीज़ है ना ये यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये चीज़ टू आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, है ना, 10,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, 1,20,000 टोटल हुआ, इस साइड कुछ नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है बताया मैंने, पीएल में जाकर क्लोज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 रुपये यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले के हिसाब से लिख रखा होगा टू सैलरी 1,10,000 रुपीज़, क्योंकि इतना ही मैंने पेमेंट किया होगा। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए कि मुझे इसे 10,000 से और दिखाना पड़ेगा सैलरी को, तब जाके मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट मीट होगा। और वो हम दिखा भी सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट जो आएगा ना वो तो 1,20,000 ही आएगा यहाँ से उठ के, जो आउटर कॉलम में मैंने लिखा है। और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आप एक कैलकुलेशन की तरह बस दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो आपने यहाँ पर लिखा है ना वही चीज़ आपने यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके दिखा दी। अल्टीमेट अमाउंट वही आया जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिसाब भी समझ में आ गया, और ये आप बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर हमने पूरे 12 मंथ्स का हिसाब कर दिया है, अब कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं, इस सब के चक्कर में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो ओपन हो गया, मतलब इसका अगर मैं ये बना लूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पर ये आ रहा होगा इस तरीके से बाय सैलरी। ठीक है, और बाय सैलरी में दिख रहा होगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये अकाउंट जब खुला होगा यहाँ से एंट्री आएगी। तो अब इसके आगे तो इसमें कोई भी और ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं इस साल, क्योंकि हम इस अकाउंट को क्लोज तो कर नहीं पाए पेमेंट करके। तो क्या होगा, ये चुपचाप से हम इसको बैलेंस कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। अब एक बात नोट करिए, जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इसीलिए इसका बैलेंस है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्योंकि अगर ये नॉमिनल एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता ना तो सिंपली हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, बट दिस इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, दैट्स वाई इट गोज टू बैलेंस शीट। ओके, इसको हम इस साइड पर ब्रॉड डाउन कर लेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 रुपीज़। अब सिंस दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाकर खड़ा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो इसको ले चलते हैं बैलेंस शीट में। मेरे पास वहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहीं पर दिखा दूँगी बैलेंस शीट बना के। यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज़ हैं आपके असेट्स हैं, तो इस साइड पर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी आकर खड़ा हो जाएगा 10,000 रुपीज़ का। ओके, ये मेरा एक नया आइटम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको आई होप ये पूरी चीज़ समझ में आई। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं बस जल्दी से और अपनी स्लाइड पे वापस चलेंगे। क्या है वो चीज़, ये एडजस्टिंग एंट्री पास करने से आपको ये एडजस्टिंग एंट्री समझ में आई ना, कि मुझे ये एक्सपेंस को 10,000 से बढ़ाना था, इसीलिए मैंने एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोला और उसे बढ़ा दिया। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को मीट करने के लिए मैंने ये एंट्री पास करी और इंश्योर किया कि डबल एंट्री पास हो, यानी कि एक डेबिट अकाउंट इफेक्ट हो और एक क्रेडिट अकाउंट इफेक्ट हो। तो इसके होने से अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें मैंने जो एग्जिस्टिंग आइटम था 1,10,000 का, उसमें मैंने 10,000 रुपीज़ और ऐड कर दिए। ठीक, यानी कि मेरा प्रॉफिट एक तरीके से यहाँ पर कम हो गया थोड़ा सा।
क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या हुई, बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी दिखने लगी, तो दो इफेक्ट्स हो गए मेरे, ठीक। डबल इफेक्ट यहाँ पर मेरा हुआ, मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, बैलेंस शीट में मेरा लायबिलिटी साइड बढ़ गया, ये डबल इफेक्ट हुआ। ये बात पूरी समझ में आई। अभी वापस चल के एक बार इसको देखेंगे ना तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मीनिंग मैंने बता ही दिया, ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दीजिए, ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मानिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ, हमने एग्जिस्टिंग एक्सपेंस जो सैलरी का 1,10,000 था उसमें ऐड कर दिया 10,000 का अमाउंट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया वो 10,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, ट्रीटमेंट भी इजीली समझ आ गया। एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करी थी, एक्सपेंसेस यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, वो 10,000 से हमने एंट्री भी पास कर दी। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट का भी हो सकता है, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो मुझे पे करने थे, मैंने इनकर तो कर लिए लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, वो हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। यानी कि अब इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेंसेस को पेमेंट करने में लेट नहीं किया, डिले नहीं किया, बल्कि उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया। जो भी एक्सपेंसेस मुझे पे करने थे, एक्सपेंस जो मैंने इनकर भी नहीं किया अभी, मतलब उसके बदले में मुझे कोई सर्विस या गुड्स नहीं मिले हैं और फिर भी मैंने उसके लिए पेमेंट कर दिया, वो होगा मेरा एडवांस में जो भी मैंने पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम समझते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बना रही हूँ मैं। मान लीजिए कि आपका बिजनेस का कुछ इंश्योरेंस का खर्चा आता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं जो कि है 20,000 पर मंथ आप पेमेंट करते हैं वैसे तो, लेकिन अभी इस साल के ईयर एंड तक ना आपने पेमेंट कितना कर चुके हो आप, मान लीजिए कि 12 मंथ्स के बजाय 13 मंथ्स का पेमेंट आप कर चुके। 13 मंथ्स का पेमेंट मतलब कि 2,60,000 रुपीज़ का पेमेंट आप कर चुके हैं अब तक। अब इसको मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँगी, यहाँ पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो मेरा मीट नहीं हो रहा, तो मुझे एडजस्टमेंट एंट्री तो करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं कि वो इस टाइम कैसा दिख रहा होगा, बनाते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2,60,000 रुपीज़ में पेमेंट कर चुकी हूँ, वो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट दिख रहा होगा अभी। ओके, अब मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट इसी में करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक एक्सपेंस है, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। अब मुझे ये पता है मुझे इसे कम दिखाना चाहिए था 20,000 रुपीज़ से, मैंने एक महीने का पेमेंट ज़्यादा किया है तो अब डेबिट बैलेंस कोई चीज़ होगी, यानी एक्सपेंस को कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसे उल्टा क्रेडिट कर दूँगी। तो ये तो पता है कि क्रेडिट क्या होगा, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये भी पता है कितने से, 20,000 से, लेकिन इसके अगेंस्ट डेबिट में भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या डेबिट करेंगे, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल देंगे यहाँ पर भी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम नाम से, इसको हम डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज़ से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एडवांस पेमेंट जो मैंने इंश्योरेंस वालों को कर दिया है। ओके, अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। मैंने जब ये एंट्री पास कर दी तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। ये यहाँ पर क्या आएगा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक, ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़ से। अब क्या होगा, इतना ही यहाँ पर मुझे लिखना था, अब मुझे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट है तो टोटल कर लेंगे 2,60,000 और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, 2,40,000, यानी एग्जैक्टली 12 मंथ्स का जो एक्सपेंस बनता है वो ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। देख लेते हैं बनाकर कि पीएल अकाउंट में इसका क्या आया है इम्पैक्ट। टू प्रीमियम मैंने क्या दिखा रखा होगा, 2,60,000 रुपीज़ का प्रीमियम दिखा रखा है। अब क्या होगा,
यहाँ से उठकर जो फाइनल अमाउंट है वो तो यहाँ पर 2,40,000 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2,60,000 मैंने यहाँ से लिखा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस इसको मैंने यहाँ लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस ये मैंने कम कर दिया यहाँ से 20,000 अब कम हो चुका है, और उसी के बाद मेरा ये बैलेंस आ गया। बस वो जो मैंने यहाँ पर ये एंट्रीज पास करी ना, उसी का एडजस्टमेंट मैंने पीएल अकाउंट में दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये आ गया 2,40,000, यहाँ तक भी समझ में आया। अब इस सब चक्कर के कारण क्या हुआ कि अगेन मेरा एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन हो गया, जो कि कहाँ जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये बना लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा होगा, 2 इंश्योरेंस 20,000 रुपीज़। अब पूरे साल इसमें और कोई भी ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इसको चुपचाप से क्लोज कर दूँगी। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 और बैलेंस कर दूँगी। सॉरी 20,000। ठीक है, अब इस साइड में ये अब ब्रॉट डाउन हो जाएगा 20,000 रुपीज़, और सिंस दिस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड क्या बन जाएगा जाकर बैलेंस शीट में, जब मैं लिखूंगी तो ये आ जाएगा मेरे असेट साइड में, बिकॉज इट इज़ अ डेबिट बैलेंस, तो ये आ जाएगा इधर प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 रुपीज़ असेट साइड में आ गया। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जाकर एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मुझे 2,20,000 ही पे करना पड़ेगा, और इस 20,000 को मैं एडजस्ट कर लूँगी उस खर्चे में से जो मैं नेक्स्ट ईयर दूँगी। ठीक है, चलिए अभी ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा। चलिए अब जल्दी से इसको देख लेते हैं, समझ आ जाएगा इजीली। अब ये क्या बोल रहा है, मीनिंग तो पता ही है, एक्सपेंसेस इनकर नहीं हुए अभी लेकिन पेमेंट हो गया। ट्रीटमेंट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मैंने एग्जिस्टिंग एक्सपेंस यानी 2,60,000 रुपीज़ में से 20,000 डिडक्ट किया, डिडक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग एक्सपेंस, एंड बैलेंस शीट में असेट साइड में जाकर रिकॉर्ड कर दिया उसको 20,000 को। फिर एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करी थी मैंने, बताना ज़रा, 2 एक्सपेंस यानी कि 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि मुझे उसको कम दिखाना चाहिए था इसलिए मैंने उसे क्रेडिट में कर दिया, और एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक, एग्जाम्पल्स भी इसके अलावा हो सकते हैं। प्रीपेड कोई रेंट हो, मैंने रेंट का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी ये क्या होती है, देखिए यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मैंने कोई इनकम जो है वो अर्न तो कर ली लेकिन मुझे अभी मिली नहीं है, वो पैसा मुझे मिला नहीं। तो अर्न कर लिया मतलब मैंने उसके बदले में कोई भी सर्विस या गुड्स दे दिए हैं लेकिन मुझे अभी मिला नहीं पैसा उसका। तो ट्रीटमेंट और ये बाकी चीज़ें समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि वो बबीता जी और जेठालाल वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, थी जो जेठालाल के ऑफिस में एम्प्टी स्पेस थी वो उन्होंने बबीता जी को थोड़ी सी रेंट पर दे दी। ठीक, अब रेंट मान लीजिए था 50,000 पर मंथ का। ओके, अब क्या हुआ कि बबीता जी ने पेमेंट दे दिया कितना, तो जेठालाल का ये बिजनेस है ना, तो हम जेठालाल के लिए बुक्स बना रहे हैं, और पेमेंट रिसीव हुआ है उनको सिर्फ 10 मंथ्स के लिए। बबीता जी ने जो है उनको मुंह बनाकर बोल दिया कि सॉरी जेठा जी अभी तो अरेंज नहीं हो पा रहा है, मैं आपको ये जो 2 महीने के पैसे हैं वो बाद में दे दूंगी। ठीक है, तो वो एकदम खुशी खुशी मान भी जाते हैं। तो देखिए 10 मंथ्स का पैसा इन्होंने 5 लाख रुपीज़ चुपचाप से रिसीव कर लिया उनसे। और अब इसका हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि मुझे कितना दिखाना चाहिए था, 12 मंथ्स का पूरा पैसा, जो 12 मंथ्स का पूरा हिसाब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने दिखाना पड़ेगा जेठा जी के लिए। ठीक है, जबकि उनको रिसीव हुआ है 10 ही मंथ्स का। अब देखिए कैसे होगा, ये है मेरा रेंट अकाउंट। आई होप आपको ये इजीली अब समझ में आ रहा होगा, इसको में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। रेंट अकाउंट में क्या हुआ, जल्दी जल्दी करते हैं अब इसको, ठीक है, बिकॉज
मैंने बहुत डीप में आपको पहले वाला समझा दिया है। बाय कैश आ गया 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर, क्योंकि इतना ही रिसीव हुआ है। अब मुझे क्या पता है कि मुझे इसे और ज़्यादा दिखाना चाहिए था, बिकॉज मैंने पूरे 12 मंथ्स की सर्विस दी है, उनको रेंट पर वो स्पेस दी है, तो और ज़्यादा दिखाना चाहिए था। अब कोई इनकम को और बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी, वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो और मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी। कितने से करूँगी, 2 मंथ्स का, यानी 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज़ से कर दूंगी। ठीक, अब इसके अगेंस्ट मुझे एक डेबिट भी बैलेंस चाहिए होगा, तो वो डेबिट बैलेंस क्या होगा, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। ये भी 1 लाख रुपीज़ से मैंने ओपन कर दिया पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर बाय अक्रूड रेंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ आ गया। अब हो गया ये टोटल 6 लाख रुपीज़, और इसको आप कर लेंगे बैलेंस, ये भी आ गया 6 लाख रुपीज़ मान लीजिए। अभी बाय टीएल अकाउंट में ये चला जाएगा पूरा का पूरा 6 लाख रुपीज़। ठीक है, टीएल अकाउंट में नज़र डालते हैं कि इधर क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, जल्दी से देखते हैं। रेंट क्या है, इनका इनकम थी, तो मैंने इसी साइड पर लिखी होगी 5 लाख रुपीज़, इनर कॉलम में लिख देंगे आप। ठीक, 5 लाख रुपीज़ लिखा। अब मुझे पता है कि मुझे इसे बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा बैलेंस क्या आ रहा है, 6 लाख रुपीज़, तो आउटर कॉलम में तो 6 लाख ही आना चाहिए। कैसे आएगा, ये एडजस्टमेंट जो मैंने एंट्री का यहाँ किया वो मुझे पीएल में भी दिखाना पड़ेगा। तो बाय अक्रूड रेंट 1 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँगी, और ये आ गया मेरा 6 लाख रुपीज़। ठीक है, पीएल में भी समझ में आ गया क्या हुआ। अब ये मेरा अकाउंट आ गया यहाँ पे अक्रूड रेंट का, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जब मेरा मान लीजिए मैंने अक्रूड रेंट अकाउंट भी बना रही हूँ, तो मेरा 2 रेंट आ जाएगा इस साइड पे। जो मैंने यहाँ पे पहले एंट्री पास करी थी वो कितने की है, 1 लाख रुपीज़ की। और अब क्योंकि इसमें कोई भी और ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं पूरे साल, तो चुपचाप से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसका बैलेंस। तो ये हो गया 1 लाख, एंड ये भी हो गया 1 लाख। अभी इस साइड का बैलेंस हम इधर ब्रॉड डाउन करेंगे, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट साइड में आ जाएगा डेबिट बैलेंस। मेरा अक्रूड रेंट के नाम से 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा असेट क्यों है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर पैसे मिलने वाले हैं उनसे, इसीलिए, यानी कि एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो मेरा असेट साइड में आ गया। लॉजिक वाइज भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इससे 2 जगह पर आपका इफेक्ट आया है। वो 2 जगह देखिए क्या है, एक तो है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अमाउंट ऐड हो जाता है, ये पहला इफेक्ट है। और दूसरा इफेक्ट है कि आपकी बैलेंस शीट में भी एक अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाता है असेट साइड में। तो ये आपके दोनों के दोनों जो इम्पैक्ट हैं वो आपको समझ में आ गए। ओके, चलिए, ये भी बात समझ में आई। अब आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर, देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है ये। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यू गॉट इट, कि क्या मतलब है इसका। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, पीएल अकाउंट में मैंने क्या किया, एक अमाउंट जो है वो एग्जिस्टिंग इनकम में ऐड कर दिया था क्रेडिट साइड में, ठीक है, और बैलेंस शीट में असेट में रिकॉर्ड कर दिया। फिर एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई इसकी, मुझे पता था कि मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है, यानी कि रेंट मुझे 12 मंथ्स की दिखाने चाहिए थे 10 मंथ्स के बजाय, तो 2 मंथ्स का और ऐड करना है, और इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट कर दिया मैंने 1 लाख रुपीज़ से, और अक्रूड इनकम का अकाउंट खोल दिया, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बबीता जी को, कि उन्होंने इतना अमाउंट मुझे अभी पे नहीं किया है, डिलेड है ये। फिर एग्जाम्पल्स में इसके देख लेते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता था रेंट की जगह पर, कि मैंने किसी को लोन दे रखा है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय वगैरह को लोन दिया हुआ है, तो उससे मैं इंटरेस्ट लेती रहूँगी। अभी कभी उसको अगर डिले हो गया इंटरेस्ट देने में, कुछ मंथ का इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो वो मेरा असेट बन जाएगा, वो भी मेरा अक्रूड इनकम हो जाएगा, कि मुझे बाद में मिल जाएगा, इस साल नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मीनिंग में देखिए, इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, मैंने कोई ऐसी इनकम रिसीव कर ली जो अभी मैंने अर्न नहीं करी थी, यानी मैंने उसके अगेंस्ट कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए थे, पर इनकम मुझे एडवांस में रिसीव हो गई। ठीक, चलिए बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स है। देखिए यहाँ पर भी रेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करिए रेंट पर मैंने अपना कोई स्पेस जो है वो रेंट पर दे रखा है, 10,000 पर मंथ के रेंट पर दिया हुआ है। अब क्या हुआ, मुझे रिसीव कितना हो गया देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे 14 मंथ्स का रिसीव हो गया, ठीक है। जिसने मेरा स्पेस रेंट कर रखा था उनको कहीं बाहर जाना था, तो वो मुझे आगे के 2 महीने जो थे, इन 12 मंथ्स के बाद के 2 महीने जो थे उसका रेंट नहीं दे पाते, उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने मुझे अभी ही पेमेंट कर दिया इसी साल में, आगे के 2 मंथ्स का भी। तो अब देखिए क्या होगा, अब मुझे इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 महीने ज़्यादा का मिल गया, बट मैं पीएल अकाउंट में क्या दिखा सकती हूँ, सिर्फ 12 मंथ्स का जो होना चाहिए था वही हम पीएल अकाउंट में दिखाएंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसका एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम अकाउंट बना के देखते थे कि इसका हाल चल क्या रहा है। रेंट अकाउंट मेरे पास सबसे पहले आया था कैश कितना आ गया होगा मेरे पास, 1,40,000 का कैश आ गया होगा 14 मंथ्स के हिसाब से। अभी क्या हुआ कि मुझे पता है कि मुझे रेंट कम दिखानी चाहिए, 12 मंथ्स की ही दिखानी चाहिए, यानी रेंट कम करने के लिए, रेंट क्या है, एक इनकम है, तो उसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, डेबिट कर दूंगी उसको। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट होगा, इतनी बात तो पता है, 20,000 से डेबिट होगा उतना भी पता है, बिकॉज मुझे 12 मंथ्स का करना है अपने पीएल में रिकॉर्ड, ठीक है। तो रेंट अकाउंट हो गया। अब मैं इसके अगेंस्ट एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोलूंगी, वो उसका नाम क्या रखूंगी, टू अनअर्न्ड रेंट या अनअक्रूड रेंट, ऐसा कुछ भी नाम हम दे सकते हैं इसको। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एडवांस रेंट पेमेंट रेंट का जो मुझे मिल गया है, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा फिर इसके बाद, ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर टू अनअर्न्ड रेंट, मान लेते हैं ये आ गया 20,000 रुपीज़। अब मुझे इसे बैलेंस करना है तो 2 PL में चला जाएगा, बाकी का 1,20,000, और ये मैंने इसको बैलेंस किया। अब देखिए PL अकाउंट में क्या हो रहा होगा वो देख लेते हैं। PL अकाउंट में इसका क्या इम्पैक्ट आया, मैंने यहाँ पर लिख रखा होगा बाय रेंट, पूरी मैंने 1,40,000 लिखी, लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे अभी यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल बैलेंस अभी एडजस्टमेंट करने के बाद आया वो कितना है, 1,20,000। तो मेरे आउटर कॉलम में आएगा 1,20,000, और ये जो एंट्री मैंने करी इसका मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दूंगी, इसको कम करके टू अनअर्न्ड रेंट 20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 1,20,000 यहाँ पर आ गया। ओके, अब क्योंकि मेरा ये पर्सनल अकाउंट खुल चुका है, ये कैसा दिख रहा होगा, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, ये ऐसा दिख रहा होगा, बाय रेंट 20,000, और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया बैलेंस, ठीक है। कोई और ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं इस साल, तो मैंने कर दिया बैलेंस। अब देखिए अब क्या होगा, ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, एंड ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये इधर क्रेडिट साइड पर हमारे इसका ब्रॉट डाउन किया हमने बैलेंस, तो क्या होगा, ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, अनअर्न्ड इनकम के नाम से, अनअर्न्ड रेंट के नाम से आ जाएगा 20,000, ये हो गया मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरा डबल इफेक्ट क्या हुआ,
देखिए, एक तो मेरा इफेक्ट ये हुआ कि मेरा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मैंने कम कर दिया, घटा दिया यहाँ से, यानी एग्जिस्टिंग एक्सपेंस में से, एग्जिस्टिंग इनकम में से मैंने माइनस कर दिया, इसको डिडक्ट कर दिया। और दूसरा मेरा आ गया ये जो लाइबिलिटी यहाँ पर अब स्टैंड करने लगी, ठीक है। तो इसका डबल इफेक्ट भी हमको समझ में आ गया। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है यहाँ पर, मीनिंग समझ में आ गया। ट्रीटमेंट कैसा है, डिडक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनकम, जो भी इनकम मैंने रेंट की लिखी थी उसमें से 20,000 डिडक्ट कर दिया, और बैलेंस शीट में मैंने लाइबिलिटीज दिखा दी। फिर एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी इसकी, इनकम अकाउंट यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू अनअर्न इनकम, अनअर्न रेंट, ओके ना। अब एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, तो आज के तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं हमारे। एक बार इस सब की एक समरी आप देख लीजिए, इफ़ यू वांट आप इसकी एक पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है, देखिए डबल इफेक्ट कैसे आ रहा है कि पीएल में क्या इम्पैक्ट आ रहा है और बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर मैंने बताई हुई है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैं पीएल अकाउंट में जाकर एग्जिस्टिंग एक्सपेंस में उसको ऐड कर दूंगी और लायबिलिटी दिखा दूंगी। फिर प्रीपेड एक्सपेंस क्या है मेरा, इधर डिडक्ट हो जाएगा एग्जिस्टिंग एक्सपेंस से और असेट में जाकर मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगी। अक्रूड इनकम कैसे होगा, ऐड कर दूंगी एग्जिस्टिंग इनकम जो पीएल में लिखी होगी उसमें और असेट की तरह रिकॉर्ड कर लूंगी, क्योंकि अभी और मिलनी मेरी बाकी है। फिर एडवांस इनकम क्या है कि डिडक्ट कर दूंगी एग्जिस्टिंग इनकम से और लायबिलिटी साइड में लिख लूंगी इसको। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो अब कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर उस पर ऑल टुगेदर एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बाकी ये ख़त्म हो चुका है एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, जहाँ पर हम और बाकी के एडजस्टमेंट्स भी कवर करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, विद एग्जाम्पल्स मैंने बहुत ही डीप में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। So I will see you in the next video. Thanks for watching and please let me know your feedbacks about this video and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.